ऋतु प्रभाव के सहन का अभ्यास डालें। शरीर में यूँ प्रतिकूलताओं को सहन करने की एक सीमा तक सहन शक्ति होती है। उसी के सहारे परिवर्तित ऋतुओं का दबाव किसी प्रकार सहन किया जाता है। यह क्षमता हर किसी में पाई जाती है। अभ्यास से वह बढ़ भी सकती है। कई प्राणियों की बनावट ही ऐसी होती है जो कड़े ग्रीष्म या शीत का बढ़ा चढ़ा प्रभाव सुगमतापूर्वक सहन कर सकें। ध्रुव प्रदेशों की शीतलता सर्वविदित है। वहाँ का मौसम प्रायः शून्य से काफ़ी नीचे रहता है। मध्यवर्ती प्रदेशों के निवासी वहाँ सामान्य स्थिति में जीवित नहीं रह सकते। विशेष वस्त्र या आच्छादनदानों या शीत संरक्षण का ही प्रबंध करके जा सकते हैं। ऊंचे पर्वत की हिमाच्छादित चोटियों पर चढ़ने वाले दुस्साहसी अपने साथ इतना तामझाम लेकर चलते हैं जो उनके शरीर से कई गुना अधिक भारी होता है। उत्तरी ध्रुव में चिर अतीत से रहती आई एस्किमो जाति बर्फ़ की सुरंगों में चर्बी के अलाव जलाकर उसी से सहने योग्य तापमान बना लेती है। उस क्षेत्र में पाए जाने वाले रेनडियर, कुत्ते, सील, व्हेल आदि की संरचना ही ऐसी होती है कि वे गहन शीत के बीच भी क्रीड़ा कल्लोल करते रहते हैं और अपने मांदों से निकलकर गंध के सहारे भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं। दक्षिणी ध्रुव के बिना पंख वाले पक्षी, पेंगुइन तथा चींटे भी इस असह्य शीत के बीच अपना जीवन यापन कर लेते हैं। हिमाच्छादित प्रदेशों में भालू और बकरे भी अपने घने बालों के सहारे शीत से निपट लेते हैं। चूहों के छोटे बाल होते हुए भी वे उनमें इतनी गर्मी धारण किए रहते हैं कि बर्फ़ पर मीलों लंबी दौड़ लगाकर भोजन तलाश कर सकें। अजगर और भालू अपने संचित चर्बी के सहारे उस पूरी ऋतु को सोते हुए गुजार देते हैं। गुफाओं में अपेक्षाकृत शीत का प्रभाव कम पहुंचता है। ऐसा ही कोई उपयुक्त स्थान तलाश करके उसी में सो जाते हैं। बिना कुछ खाए पिए मौसम भर गहरी नींद सोते रहते हैं। उठते तब हैं जब ऋतु बदलकर सहन करने योग्य तापमान वाली स्थिति पर पहुंच जाती है। ठंडक के दिनों में मनुष्यों एवं पशु पक्षियों को भी गहरी नींद आती है। उन दिनों लंबी रातें होती भी इसी प्रयोजन के लिए हैं। अधिक देर सोने की सुविधा से भोजन ठीक पचता है। इतना ही नहीं, कपड़े ओढ़कर जो बचाव किया जाता है उससे अभाव की पूर्ति भी हो जाती है जो शीत की कपकपी से शरीर को पहुंचती है। कुछ अंग घोर शीत में भी खुले रहते हैं या रखने पड़ते हैं, जैसे चेहरे का अधिकांश भाग खुला रखना पड़ता है। मुख, नाक, कान, आँखें आदि ऐसे अवयव हैं जिन्हें ढक देने पर वे अपना काम ठीक तरह नहीं कर सकते। इसी प्रकार काम करने के लिए हाथों और चलने के लिए पैरों को भी प्रायः खुला ही रखना पड़ता है। यूँ पैरों में जूते और हाथों में मोजे पहनने का भी रिवाज है। फिर भी हलचलों के बीच उनके भीतर किसी न किसी अंश में हवा पहुंचती रहती है। शीत सहन करने के लिए विवश इन अंग अवयवों की त्वचा में रक्त वाहिनियों का एक ऐसा जाल होता है कि अनुपात से अधिक सर्दी गर्मी को भीतर प्रवेश नहीं करने देता। यह उनके प्रभाव को निरस्त कर देता है। ऋतु प्रभावों को सहन करने की सीमा तक पहुँचते रहने वाले व्यक्ति या प्राणी अपने भीतर इतनी जीवनी शक्ति अर्जित कर लेते हैं कि उन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की स्थिति नहीं आ पाती। जो लोग अपने को सर्दी गर्मी से बचाते रहते हैं, वातानुकूलित घरों में बंद रहते हैं, उनकी सहन शक्ति घट जाती है और वे कठोरता प्रतिकूलता सहन करने की स्थिति में नहीं रहते। उन पर मौसम के बदलाव आदि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही लोगों पर जाड़े के दिनों में जुकाम, खांसी, सिरदर्द, निमोनिया आदि जल्दी जल्दी आक्रमण करते हैं। उन्हें गर्मी भी सहन नहीं होती। लू लगने, सिरदर्द करने, रक्तचाप बढ़ जाने की शिकायतें बढ़ जाती हैं।
इतना ही नहीं, ठंडा और गर्म पानी भी उन्हें प्रतिकूल पड़ता है। इन सब के प्रभाव से वे अनायास ही प्रभावित हो जाते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो गर्मी की तुलना में सर्दी मनुष्य के लिए कहीं अधिक उपयोगी होती है। ठंडे देशों के निवासी मजबूत भी होते हैं और बलिष्ठ दीर्घजीवी भी, जबकि गर्म क्षेत्र में जन्मे लोगों के रक्त मांस का जलीय अंश अनायास ही कम हो जाता है। गर्म और सीलन भरे क्षेत्रों के लोग मलेरिया, फीलपाव, कुष्ठ, गलगंड जैसे रोगों से बड़ी संख्या में ग्रसित पाए जाते हैं। जिन्हें स्वास्थ्य संरक्षण और दीर्घ जीवन अभिष्ट हो, उन्हें आजीविका की न्यूनाधिकता को ध्यान में न रखते हुए ऐसे प्रदेश में निवास जमाने की व्यवस्था सोचनी चाहिए जहाँ वृक्ष वनस्पतियों का बाहुल्य हो, जलवायु का संतुलन शीतलता के पक्ष में ढलता हो। जिस प्रकार हिम प्रदेशों के लोग बर्फ़ पड़ने लगने पर नीचे मैदानी क्षेत्रों में उतर आते हैं, उसी प्रकार गर्म क्षेत्रों के लोगों को भी चाहिए कि वे भी कठिन दिनों की विभीषिका से बचने के लिए अपना स्थान परिवर्तित कर लें। हिमालय क्षेत्र में अध्यात्म प्रयोजनों की पूर्ति के लिए वहाँ की शीतलता अनुकूलता एवं सुविधा उत्पन्न करती है। चित्त की चंचलता घटती है और मन की शांति एवं एकाग्रता बढ़ती है। वासना और तृष्णा का दौर एक प्रकार की मानसिक उत्तेजनाओं का बाहुल्य ही है। उनकी विवृद्धि उपासना प्रयोजनों में विघ्न डालती है। गर्म क्षेत्रों में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े का ही बाहुल्य नहीं होता, शरण भरी भाप भी उठती रहती है, जो नासिका द्वार से शरीर में पहुंचकर विषाक्तता का अनुपात बढ़ाती है। ऐसी दशा में सामान्य स्तर का स्वास्थ्य बनाए रखना तक कठिन पड़ता है। उसके बढ़ने सुधरने की तो आशा अपेक्षा की ही कैसे जाए। अनुकूल कार्यों में से प्रत्येक के लिए शीत ऋतु का चयन करना चाहिए। विवाह शादियाँ भी प्रायः इन्हीं दिनों होती हैं। चुनाव, दंगल, सभा सम्मेलन भी इन्हीं दिनों में उपयुक्त पड़ते हैं, क्योंकि यह वह समय है जिसमें मानसिक संतुलन और विचार प्रक्रिया ठीक काम करती और उपयुक्त निष्कर्ष निकालती है। साधनाोपचार हेतु भी यही ऋतु सर्वोत्तम मानी गई है। जिनके लिए स्थान बदलना संभव नहीं है, उन्हें इतना तो करना ही चाहिए कि हर मौसम के प्रभाव को एक सही सीमा तक अभ्यास में उतारते रहें। ग्रीष्म की अधिकता जहाँ रक्त में उबाल लाती है, फोड़े फुंसी आदि उत्पन्न करती है, वहाँ यह भी होता है कि मन उद्विग्न, विपन्न और तनाव की स्थिति में रहने लगे। शीत ऋतु में कफ खांसी का प्रकोप तो होता है, जुकाम जैसी शिकायत भी बढ़ जाती है। हृदयाघात, रक्तचाप, पक्षाघात सरीखे भयानक आघातों से शरीर की रक्षा अनायास ही होती रहती है। विचारशीलता बढ़ती है और मस्तिष्कीय कार्यों को अधिक ऊंचे स्तर पर अच्छी तरह कर पाना संभव हो जाता है। ग्रीष्म की तुलना में शीत की महिमा अपेक्षाकृत कहीं अधिक है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने